हम बेसिकली एक तरह से ये कंसेप्ट ऑफ एसी जनरेटर या थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर की बात भी कर रहे हैं, है ना। बिकॉज हम लोग एसी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एसी जनरेटर की क्या कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। वो हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या इसको अगर मैं पिछले चैप्टर से रिलेट करूं तो आई कैन से कि हम ईएमएफ का इंडक्शन देख रहे हैं, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे, बाय चेंजिंग थीटा। थीटा को चेंज कर कर हम ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास ये एक कॉइल है, एक लूप या एक कॉइल है, एसी जनरेटर में यही होता है। इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है बी, और इस कॉइल को हम यहाँ से घुमा देते हैं। इसकी घूमने की स्पीड है ओमेगा। ये कॉइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाता है। ये रहा एरिया वेक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एक पॉइंट पे टाइम पर एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, कहानी समझ लो आराम से। कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इसके साथ कुछ फ्लक्स लिंक है, और हमने इसको लगातार एक ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं। घूमते घूमते किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जहां हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल बन रहा है थीटा, एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो चलो फैराडे का लॉ लगाते हैं। तो बाय फैराडे लॉ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्यों होगा? क्योंकि ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। इस लॉजिक से चलें तो माइनस, स्पेस नहीं है, तो उस लॉजिक से चले तो वी कैन राइट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, एंड फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्या चीज चेंज हो रही है? क्या बी चेंज हो रहा है? आंसर है नहीं, कांस्टेंट है। क्या एरिया चेंज हो रहा है? आंसर है नहीं, कांस्टेंट है। सारे चेंज थीटा के चेंज से हो रहे हैं। तो चलो कांस्टेंट को तो मैं बाहर ले आता हूँ। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा हम उसको लिख लेते हैं माइनस बी ए डी बाई डी टी ऑफ थीटा, डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा लिखना चाहिए मुझे, थीटा। ठीक है, ईएमएफ यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है? एंगल के चेंज होने से हो रहा है। लगातार कॉइल घूमती जा रही है, उसके घूमने से फील्ड लाइन का नंबर यानी कि फ्लक्स कभी कम कभी ज़्यादा, उससे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब हम थीटा को भी ओमेगा के टर्म में लेना चाहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी टर्म में। तो हमें जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर वेलोसिटी वी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल के टर्म में कितना घूमा, थीटा अपॉन टाइम। तो थीटा को हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा इंटू टी से। तो यहाँ पर हम थीटा को रिप्लेस करके लिख रहे हैं ओमेगा इंटू टी। ओके, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं डी टी की टर्म में, थीटा का नहीं कर पा रहे थे। देखिए, क्लियर। तो ईएमएफ फैराडे के लॉ के हिसाब से हमने चेंज करके लिख दिया माइनस बी ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टू ओमेगा टी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो E इज इक्वल टू माइनस बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है तो यहाँ पर एक प्लस आ गया। बोलो ठीक यहाँ तक? बिल्कुल ठीक। अगर इस कॉइल में एन टर्न्स होंगे, जो हमने कॉइल रखी है उसमें एन टर्न्स होंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। ये कौन सा ईएमएफ है? किसी एक टाइम पर आने वाला, यानी कि इंस्टेंटेनियस। वो हो गया बी ए एन, यानी आता हूँ बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। एसी जनरेटर में जो कॉइल के घूमने से ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला है बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। बी क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है उसका एरिया लूप का, एन उसके नंबर टर्न्स, ओमेगा उसकी घूमने की एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी, और साइन ओमेगा टी एंगल। मान लेते हैं साइन ओमेगा टी बेसिकली एंगल है, थीटा भी लिख सकते हो आप उसको लिखना चाहो तो, ठीक है ना, या थीटा ही लिखा था। तो मान लेते हैं घूमते 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 किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एंगल 90 बन गया, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अगर थीटा, ओमेगा टी बेसिकली थीटा है, अगर वो 90 बन गया तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, साइन की 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो बी ए एन ओमेगा होगा, बल्कि हम उसको मैक्सिमम को यहाँ ई नॉट से लिख रहे हैं, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब जब एंगल 90 बनेगा, मतलब एरिया वेक्टर कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल 90 बनेगा तो ईएमएफ सबसे ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगा। तो ये वैल्यू मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम इसको बी एन ओमेगा को मैक्सिमम से रिप्लेस कर दें तो ये वाली इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिखा सकता है, ईएमएफ एट एनी टाइम इज बी ए एन ओमेगा, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन साइन ओमेगा टी। तो कॉइल के घूमने की वजह से जो किसी भी समय ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन पे डिपेंड करेगा ऑफ एंगल पर, क्योंकि साइन का एंगल लगातार बदलता रहेगा तो ये वाला ईएमएफ भी लगातार बदलता रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। अगर ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगातार बदल रहा है तो उससे बनने वाला करंट भी लगातार चेंज होगा। वैसे करंट निकालने के लिए आप उसको डिवाइड बाय आर कर दो, तो ये आई ई बाय आर क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, इस इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दिया, ई नॉट बाय आर बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास बदलता हुआ करंट भी आ गया, और इस करंट में साफ साफ साइन थीटा आ रहा है। मतलब जो करंट किसी भी टाइम पर होगा, इंस्टेंटेनियस करंट आई जो किसी भी टाइम पर होगा, वो सीधा सीधा साइन पे डिपेंड करेगा, और साइन की वैल्यू लगातार बदलती रहती है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 40 पे 1/√2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, लगातार हर एंगल के साथ साथ साइन की वैल्यू बदलेगी। तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी लगातार बदलता रहेगा, और ना सिर्फ मैग्नीट्यूड में बल्कि डायरेक्शन में बदलता रहेगा, और इसीलिए ऐसे करंट को नाम दिया जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अभी हमने ये ऑब्जर्व करा कि इंस्टेंटेनियस करंट जब कॉइल को रोटेट करते हैं तो वो बनता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जो बन रहा है वो साइन पे डिपेंडेंट है, साइन के हिसाब से चेंज होगा, और साइन का ग्राफ लगातार इस तरह से चलता है, कम ज़्यादा होता है। तो साइन का ग्राफ कम हो रहा है और साइन की वैल्यू के हिसाब से करंट बनेगा, तो करंट भी कम ज़्यादा नेगेटिव जाएगा, इसीलिए इस करंट को हम एसी करंट बोलते हैं। एसी करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये करंट लगातार अपनी डायरेक्शन को, अपने मैग्नेट को चेंज करेगा। मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकली ग्राफ बना के दिखाता हूँ इस डाटा से। देखिए ये जो हमारे पास डाटा है, ये हमारा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक टेबल बना लेते हैं पहले इसके लिए, ग्राफ के लिए। तो लेट अस ड्रॉ द टेबल। आई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम करंट, जो फुल करंट होगा, आई जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम निकाल रहे हैं। तो हम कुछ एंगल्स ले लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वैल्यूज को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ओमेगा टी और आई करंट। अगर एंगल जीरो है, यहाँ पर जीरो डाल दो, साइन थीटा की वैल्यू को जीरो डाल दो, तो साइन जीरो जीरो, तो टोटल करंट भी क्या हो गया, जीरो। दूसरा, अगर ओमेगा टी एंगल पाई/4 होगा, 30 भी ले सकते हो, 30 ले लो बीच में। अगर एंगल 30 होगा, 30 होता है पाई/6, चलो 30 लिख लेते हैं इजी के लिए। अगर ये 30 हुआ तो साइन 30 होता है 1/2, आई नॉट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा आई नॉट बाई टू, मतलब हाफ आई नॉट, फुल का आधा आई नॉट बाई टू, ठीक है। थोड़ा टेबल बड़ी बनानी पड़ेगी तो मैं लाइन थोड़ी गैप बना रहा हूँ। आगे चलते हैं। अगर एंगल आपका 45 हो गया, साइन ओमेगा टी
45 होता है 1/√2, 1/√2 के लिए आते हैं 0.7 के आसपास। तो ये पूरा रिजल्ट आ गया 0.7 और आई नॉट, तो करंट आपका हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया 0.7 आई नॉट। 60 पर आ जाओ, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 की वैल्यू होती है 0.8 के आसपास में। √3 को सॉल्व करोगे तो 0.8 के आसपास में वो वैल्यू आ जाएगी, तो 0.8 मान लो। 86 होती है, अभी मैं 8 मान लेता हूँ। फिर साइन 90 पर आ जाओ, साइन 90 पर थीटा 9 साइन 91 हो जाएगा और करंट अपना मैक्सिमम आ जाएगा आई नॉट। ठीक है, इतने से तुम ग्राफ बनाओ, आगे भी तुम जा सकते हो। जैसे तुम साइन 90 के बाद क्या जा सकते हो, तुम चेक करना चाहो साइन 120 पे चेक करो। 120 साइन 120 क्या होता है, साइन 120 होता है 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा साइन 3 होता है ना, साइन थीटा ही होता है। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, साइन पॉजिटिव होता है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर तुम साइन करते करते देखो साइन की वैल्यू कैसे चलती है, थोड़ा इसको भी समझ लो। पूरा तो तुम्हें डाटा नहीं निकाल के दिखा पाऊंगा। साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में घूमती रहती है और -1 के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 के बीच में होती है, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 तक वापस आती है, थर्ड में -1 तक जाती है और फिर फोर्थ में 0 पर आ जाती है। खैर, अगर मैं इस डाटा को लेकर जो आपने आपको मैंने डाटा ऊपर लिखा है और पूरा ले लूँ 360 तक, तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो एग्जैक्टली साइन का ग्राफ बन जाता है, जो लोग आप लोग मैथ से बनाते भी हैं। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो ग्राफ करंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो हम देखते हैं ये ग्राफ, ये 0 पर 0 है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ग्राफ ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर 180 के बाद ये नेगेटिव में चला जाता है और ये ऐसे जाता है। तो जो मैं बता रहा था, ये करंट कैसा चल रहा है, करंट शुरू में अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो अपना मैग्नीट्यूड फुल, यहाँ मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन उल्टी हो गई, मैग्नीट्यूड नेगेटिव में फुल, फिर 0, फिर पॉजिटिव में फुल, फिर 0। तो लगातार हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ऐसा करंट ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है और ऐसा ईएमएफ भी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। चलिए, सो अवर टॉपिक इज डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एसी, इट इज, पहले तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, इट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट और इट इज डायरेक्ट करंट। सेकंड, it changes it changes its magnitude continuously, इसका मैग्नीट्यूड तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। पीरियोडिक मतलब एक समय के, पर्टिकुलर समय के बाद चेंज होती है। और इसमें ए करंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें लिख लेना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड हम लिख लेते हैं पर डायरेक्शन पे ज़्यादा फोकस रखना दोनों में ही। ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती डीसी में, और उसमें डायरेक्शन जो है लगातार बदलती रहती है।
ओके। एसी करंट किसी भी समय पर जब दिया जाएगा तो वो लगातार बदलेगा, तो उसको हम आई नॉट साइन ओमेगा टी इस एक्सप्रेशन से देंगे, या जो वोल्टेज होगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे देंगे। ठीक है। जबकि डीसी करंट एक जैसा चार्ज है अपॉन में टाइम पर उससे दिया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और ग्राफिकली मैंने आपको दिखाया कि एसी करंट आई का ग्राफ साइन का एक ग्राफ होता है, इसीलिए आप आगे बढ़ेंगे इस करंट को साइनोसोडियल करंट भी कहते हैं, साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंगली। और जबकि डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो ग्राफ इसका हम ऐसे नेगेटिव में भी दिखा सकते हैं, पर डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन चलता है, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। So our next topic is average और mean value of AC। AC करंट तो लगातार बदल रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो हम उसकी कौन सी एक वैल्यू लें। हमने कहा यार हम तो एक उसकी मीन वैल्यू या उसको हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालें हम वैल्यू, तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए, लेट अस राइट द एवरेज और मीन वैल्यू क्या होती है। इट इज डिफाइंड, एवरेज या मीन वैल्यू is defined as that value of DC direct current which sends the same charge in the circuit as it is sent by the given AC in half time period, in हाफ टाइम पीरियड को मैं T/2 लिख देता हूँ। अभी एक एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच सेंड द सेम चार्ज इन द सर्किट एज इट इज सेंड बाय द गिवन एसी इन T/2 हाफ टाइम पीरियड। ओके, चलिए क्या मतलब है। देखिए, एसी करंट भी कुछ, जब एसी करंट करंट फ्लो करता है तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो एसी करंट भी एक क्रॉस सेक्शन में कुछ चार्ज को पास करता है। ये क्रॉस सेक्शन है, करंट गया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ चार्ज पास आउट हुआ। ठीक है, कंप्लीट साइकिल में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना चार्ज जाएगा एसी करंट में, अगले हाफ साइकिल में उतना ही चार्ज वापस आ जाएगा, तो कंप्लीट साइकिल में नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो कंप्लीट साइकिल की इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम हाफ साइकिल में कह रहे हैं। तो हाफ साइकिल में एसी करंट ने कुछ चार्ज भेज दिया हाफ टाइम में, अब उतना ही चार्ज हम कौन सा करंट लगाएं, डीसी करंट लगाते हैं, और उसकी वैल्यू क्या रखें जो सेम चार्ज भेज दे। दोबारा से समझो, देखो ऐसे समझो, मान लो मैंने 10 कूलम का एक डायरेक्ट करंट लगा, सॉरी 10 एम्पियर का एक करंट, पहले ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, तो ये समझो हमने 10 एम्पियर का करंट लगाया, एक सेकंड के लिए लगाया, तो 10 कूलम का चार्ज चला गया। तो हमारा डीसी करंट जो कि 10 एम्पियर की फिक्स्ड वैल्यू है और उसने एक सेकंड में 10 कूलम का चार्ज भेज दिया है। ठीक है, अब मेरी कोशिश यही है कि मैं दोबारा से 10 कूलम का चार्ज ही भेजना चाहता हूँ एक सेकंड में। तो हम एसी कितना लें, 0 लें, 10 लें,
7 ले, 6 ले, कौन सी वैल्यू ले जो इतना ही चार्ज भेज दे जितना डीसी ने भेजा। अगर वो वैल्यू हमने ढूंढ ली, उसी को हम उसकी एवरेज या मीन वैल्यू कह रहे हैं। दोबारा से, हमने एक बार 10 एम्पियर का फिक्स्ड डीसी लगाया, मान लो 1 सेकंड के लिए, और उसने 10 कूलम का चार्ज भेज दिया। अब हम 10 कूलम का चार्ज ही एसी से भेजना चाहते हैं, लेकिन एसी तो लगातार बदल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हम किस वैल्यू का एसी लें जो सेम चार्ज भेजे, वो वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं उसकी एवरेज वैल्यू। तो एक बार फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर निकालने का तरीका देखेंगे। एवरेज वैल्यू डीसी की वो वाली वैल्यू है जो सेम चार्ज भेज देगी, इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच सेंड द सेम चार्ज जो एसी हाफ टाइम पीरियड में भेजेगा। ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमें कुछ चार्ज भेजना है हाफ टाइम पीरियड में, एक बार एसी से और वही चार्ज डीसी से भेजेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। चलिए निकालते हैं। तो हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं। चलो ये हेडिंग डालो, आप डालो। चलो, रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। एक तो होती है फुल वैल्यू करंट की आई नॉट, और एक होती है एवरेज। तो वो उससे रिलेट कर रहे हैं कि हम जो 10 एम्पियर तक जाता है मैक्सिमम, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है, 10 लेनी है, 5 लेनी है, 6 लेनी है, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और निकालेंगे डेफिनेशन से। तो मान लीजिए किसी सर्किट में जब एसी करंट चल रहा है, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, भाई ये तो लगातार बदलता रहता है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर जो करंट होगा, एसी करंट, वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके। किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर जो करंट होगा वो दिया जाएगा इस इक्वेशन से, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। क्या ये करंट भी चार्ज भेजेगा? हाँ, आंसर है यस। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो थोड़ी सी देर के लिए ये करंट जो थोड़ा सा चार्ज भेजेगा, ये थोड़ी सी देर के लिए, ये हमारा करंट है जो लगातार जा रहा है, तो स्मॉल चार्ज डी क्यू, स्मॉल डी क्यू सेंट बाय एसी, एसी करंट लगातार बदल रहा है, ये छोटा सा डी क्यू जो ये आई भेजेगा करंट, वो क्या होगा, वो होगा डी क्यू इंटू उस पॉइंट पर करंट की वैल्यू आई इंटू डी टी। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, तुम सिर्फ इस बात पे ध्यान रखो, एट एनी इंस्टेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, सेंट बाय एन एसी इज गिवन बाय डी क्यू इज इक्वल टू आई डॉट डी टी। ये छोटा सा चार्ज, ये कौन सा फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस करंट का, जो लगातार बदलता हुआ करंट है, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो थोड़ा सा करंट भेजेगा वो इससे आएगा। अच्छा, आई की वैल्यू क्या है? आई तो यहाँ पर लगातार बदल रहा है, हम तो बात कर रहे हैं एसी की। तो आई हो जाएगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। आप बोलो कि सर आप आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ से क्या आई इंटू टी क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि आई लगातार बदल रहा है, और इसीलिए हमने थोड़ी सी देर के लिए उस बदलते हुए आई से थोड़ा सा डी क्यू निकाला, कि वो थोड़ा सा चार्ज थोड़े से टाइम में कितना भेजेगा वो हमने निकाल दिया। और अब हमें चाहिए टोटल चार्ज, तो हम इसका इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल ऑन बोथ साइड विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू। कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें? हाफ टाइम में चाहिए, जीरो से लेकर चार्ज पे लिमिट लगेगी क्यू तक, और यहाँ पर टाइम की टर्म में लगेगी। 400 हमारा जीरो से फुल तक जा रहा है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और कांस्टेंट बाहर आ गया आई नॉट, और इंटीग्रेशन किसका हो गया, साइन ओमेगा टी डॉट डी की, लिमिट जीरो से टी वेट। ये एसी करंट हाफ साइकिल में कितना चार्ज भेजेगा उसको हम निकाल रहे हैं।
किसी भी इंस्टेंट पे जो छोटा सा चार्ज आएगा वो आई डॉट डी टी से दिया जाएगा। करंट लगातार बदल रहा है तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, क्यू आई नॉट आ गया बाहर पहले से ही। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा। लिमिट्स जीरो से लेकर टी बाई टू। हाफ साइकिल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में तो जीरो हो जाता है। ये भी मैं हटा रहा हूँ। ओमेगा को बाहर ले आते हैं, माइनस को बाहर ले आते हैं और लिमिट्स प्लेस करते हैं। तो लेट अस सी क्या बन रहा है। तो टोटल चार्ज जो एसी हाफ साइकिल भेजेगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस, ये ओमेगा सॉरी टी के प्लेस पर पहले अपर लिमिट रखेंगे। कॉस ओमेगा, ओमेगा खुद होता है 2 पाई अपॉन टी, पहले रखी अपर लिमिट दैट इज टी बाई टू, माइनस फिर कॉस ओमेगा हो गया 2 पाई टी और फिर रखी लोअर लिमिट दैट इज जीरो। कॉस जीरो, ये पूरा का पूरा बन गया जीरो। कॉस जीरो होता है 1, ये पूरा का हटा के मैं लिख देता हूँ 1। ये टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस 180, कॉस पाई कॉस 180 वो भी होता है -1, वो बन गया -1। तो यहाँ पर आ गया आपका -1, -1 और -1 हम सीधा लिख देते हैं -2, बाहर जाकर हो जाएगा +2। तो जो टोटल चार्ज इस बदलते हुए करंट ने सेंड किया वो चार्ज है 2I0/ओमेगा, 2I0/ओमेगा। ये पहली इक्वेशन। हमने कहा था यही चार्ज अगर हम डीसी से लें तो डी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी की बात कर रहा हूँ। तो यही चार्ज अगर एक डीसी करंट भेजे, एक फिक्स वैल्यू का भेजे, तो हम उसको नाम दे रहे हैं आई एम, इंटू इतने ही टाइम के लिए यूज़ करें टी बाई टू के लिए, तो दोनों एक ही बात है। ये चार्ज भेजा एसी ने, और अगर डीसी जो कि हमने फिक्स करंट ले लिया उसने भेजा, तो उस वैल्यू को डीसी की वो वाली वैल्यू जो सेम काम करेगी उसको हमने मीन वैल्यू माना था। दोनों को इक्वेट कीजिए तो वील गेट आई एम इंटू टी बाई टू इज इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा। ओमेगा भी आपका 2 पाई/टी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ओमेगा को रिप्लेस कर लेते हैं 2 पाई/टी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली आपके पास मीन करंट या एवरेज करंट का जो फॉर्मूला आया 2I0/पाई। ये रिलेशन है मीन करंट और एवरेज करंट में। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 0.636 आई नॉट आ जाएगा। ओके ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर, दैट इज आरएमएस वैल्यू। इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है या इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है एसी की। इसको भी हम वैसे डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए ये बाल्टी है, इसमें कुछ पानी पड़ा है 20 लीटर, और आपको इसको इलेक्ट्रिक करंट को देकर, चाहे वो आपकी रॉड होती है इमल्शन रॉड, उसमें इलेक्ट्रिक करंट देकर इस पानी को गर्म करना है। लेकिन जो आप करंट दे रहे हैं वो वेरिएबल है, लगातार बदल रहा है। ठीक है, आपने आधे घंटे तक करंट दिया जो 0 से 10 की रेंज में दौड़ रहा था, और ये पानी गर्म हो गया। इसका टेम्परेचर था पहले 30, और अब आपने इसको गर्म कर 70 पर ले गए, 30 to 70। आधे घंटे तक ये लगातार बेरिंग करंट दिया। अब मैंने कहा है कि काम तो इतना ही होना चाहिए, 30 से 70 तक ही वापस गर्म होना चाहिए। पानी भी 20 लीटर है। अब बताइए, हम बदलता हुआ करंट नहीं लगाना चाहते, हम एक ही करंट लगाना चाहते हैं, फिक्स क्वांटिटी डायरेक्ट करंट। कितना लगाएं, जितने जिसमें टेम्परेचर उतना ही राइज हो जाए। तो वो जो वैल्यू डीसी की आप दोगे, जो उतना ही काम करेगी जितना भी इस वेरिंग करंट ने किया, उस वैल्यू को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। अब हम हीट के टर्म में बात कर रहे हैं। उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगी जितनी हीट इस बदलते हुए एसी ने करी इतने टाइम में। टाइम भी फिक्स होना चाहिए, सेम टाइम में होना चाहिए। तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ हीट पर आ गया। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। आरएमएस वैल्यू, अगेन इट इज
that value of DC, it is that value of DC which will produces the same heating effect. पहले हमने चार्ज की बात की थी, अब हम हीटिंग इफेक्ट पर आ रहे हैं. which will produce the same heating effect as it is produced by given AC alternating current when passed for the same time. ठीक है. RMS वैल्यू DC की वो वैल्यू है जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो AC करेगा. अब हम हीटिंग इफेक्ट के कंसेप्ट पर आ गए. व्हेन पास फॉर द सेम टाइम, और एक कंप्लीट साइकिल की बात कर लेंगे. अब कोई दिक्कत नहीं, हाफ साइकिल में भी हीटिंग आएगा और नेक्स्ट हाफ में भी आएगा. चलिए इसका भी रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि क्या रिलेशन होता है पीक वैल्यू, जल्दी फास्ट, फॉर द सेम टाइम. पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन है? जो ज़्यादातर आपको दी जाती है 220 वोल्ट, या जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी वो आरएमएस वैल्यू के लिए लिखी थी. न्यूमेरिकल में जो दी जाती है वो आरएमएस दी जाती है. चलो चलो जल्दी जल्दी फास्ट. हो गया. चलिए तो क्या रिलेशन है, अब हम रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू यानी कि वही मैक्सिमम वैल्यू, सीधा लिख दूं, रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड आई आर एम एस में जानना चाहते हैं. आई एवरेज के साथ तो हमने देख लिया कि वो लगभग 63.6% होता है फुल का. अब आई नॉट क्या जानते हैं, तो अब हम मानते हैं फिर हमारा वही एसी करंट है, लगातार वो करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल रहा है. तो किसी एक पॉइंट पर उस करंट ने थोड़ी सी हीट सर्किट पास करी, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट produced in small time will be given by at any instant small heat that is dH is given by AC, बदलता हुआ करंट है, I स्क्वायर, H का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर R इंटू डी टी. और ये I कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग है, जिसको भी मैं I नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्लेस करूंगा. तो किसी एक पॉइंट पर थोड़े से टाइम dt के लिए एसी करंट ने जो हीट पास करी, वो थोड़ी सी हीट का ये फॉर्मूला है डी एच इजल टू आई स्क्वायर आर डी टी. और आई कैसी है? बदलती हुई. तो इस आई को, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम चेंज कर देते हैं और हम लिख लेते हैं आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ये है. ठीक है. टोटल हीट के लिए फिर क्या करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे. और ये जो एसी करंट है जो लगातार बदल रहा है, ये टोटल हीट जो भेजेगा विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. तो कांस्टेंट आपके बाहर आ जाएंगे, आर रह गया यहाँ पर, सॉरी. तो आई नॉट का स्क्वायर और आर बाहर आ गए, और इंटीग्रेशन अब की बार होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी तक. लिमिट जीरो से लेकर अब कंप्लीट साइकिल टी की टर्म में लगेगी. देखो क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं. किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी सी जो हीट एसी प्रोड्यूस करेगा वो आई स्क्वायर आर डी टी होगी. अल्टरनेटिव करंट है, आई नॉट साइन को चेंज कर दिया, टोटल हीट. ठीक है.
चलो इंटीग्रेशन तो बाद में होगा, एक्चुअली में साइंस तुम पढ़ोगे, साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता, इसको चेंज करना पड़ता है कॉस के टर्म में। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज करेंगे तो फॉर्मूला है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो मैं यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 डॉट डी टी। इंटीग्रल तो अभी करेंगे, सिर्फ हमने चेंज किया है साइन स्क्वायर थीटा को। क्या लिखा है, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक। अब इंटीग्रल से पहले टी टू को बाहर ले आते हैं, ये टू हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू। वन का अलग अलग से इंटीग्रल होगा, डी टी अलग से होगा। हाँ, कॉस 2 ओमेगा 2 थीटा अपॉन 2। 2 ओमेगा नहीं, cos 2 थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - वो यहाँ पर डबल होता है तो वो होता है 1 - cos 2 थीटा, ये लगाया। ठीक है, चेक कर लेना होता, चेक कर, अभी बता दूँ। अरे नहीं, टिग्नोमेट्रिक, टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं अभी ये, अभी बता दूंगा। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रल करो, वन का इंटीग्रल हो गया 1 डॉट डी टी का t, और कॉस थीटा का इंटीग्रल हो गया साइन थीटा, और अपॉन में ओमेगा भी लगेगा, चैन रूल वाला सुना तुमने तो। ये बनेगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट्स 0 से लेकर टी तक। 1 डॉट डी टी का टी, कॉस थीटा का साइन cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा। नोट करो जल्दी, पास हटा रहा हूँ पूरा। आई नॉट स्क्वायर, वो तो फॉर्मूला लिखा ना, साइन स्क्वायर थीटा का 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है ना, तो वो 2 बाहर ले गया ना। वो मैं अलग से तुम्हें इसकी पूरी वो दे दूंगा। चले आगे, अभी पूरा हटा रहा हूँ। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया ना। हाँ, आई स्क्वायर टी साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा था, cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अभी इंटीग्रेशन तो करना है ना हमने, अभी तो इंटीग्रेशन करना है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, इंटीग्रल करना है अभी। आ जाओ अभी। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। ठीक है, अब इंटीग्रल कर रहे हैं। डाउट है तो मैं दोबारा करा दूं शुरू से, सारे स्टेप लिख के। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर बैक करूं, ये लो। हम्म, ये ले, बैक कर रहा हूँ, बैक करो, देख लो, समझा रहा हूँ, बैक करके समझ में आएगा। हम्म हम्म बताता हूँ, ये देख, इस वाले स्टेप से देख ले। अभी हमने क्या किया है, इंटीग्रल करा, आई नॉट स्क्वायर, आर बाहर आ गया, यहाँ पर देख ले, और साइन स्क्वायर ओमेगा 2 को
सिर्फ हमने गारंटी लगाई, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये जो अपॉन में 2 है इसको अभी हम बाहर ले जा सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में, हाँ पूरे पे है, बाहर ले गए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास h इजक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो h इजक्वल टू हमने आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 ये किया, और उसके बाद इनका अलग अलग से इंटीग्रल करना शुरू कर दिया। तो ये हमने इंटीग्रल किया, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दिखाया था आपको दोबारा से। तो इंटीग्रल किया तो हमारे पास आ गया, ओ ये आगे नहीं जा रहा, चलो मैं लिख देता हूँ, आई नॉट स्क्वायर आर। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। अब हमारे पास है 1, ये ऐसे लिखा है देखिए, 1 डॉट डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इंटीग्रल करा, 1 डॉट डी टी का इंटीग्रल बन गया टी माइनस का साइन, और कॉस ओमेगा टी का बना साइन, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है ना, तो वही बना, चेन रूल लग गया, 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा। लिमिट्स 0 से लेकर टी तक। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, थोड़ी सी इसकी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है लिमिट्स मार की, तो उससे बचने का एक आसान तरीका है, छोटा स्टेप बचा लेते हैं। देखो करना क्या है, मैं समझाता हूँ। पहले इस स्मॉल टी के प्लेस पर ये दोनों लिमिट्स आएंगी, और फिर इस टी के प्लेस पर भी दोनों लिमिट्स आएंगी। ठीक है, डालता हूँ, मैं दिखाता हूँ। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, इस टी के प्लेस पर पहले अपर लिमिट आई, क्या आई, कैपिटल टी, माइनस इसके प्लेस पर लोअर लिमिट आई, लोअर लिमिट क्या आएगी, 0। ठीक है, माइनस का साइन, यहाँ पर पहले अपर लिमिट आएगी तो आएगा कैपिटल टी। ठीक है ना, मतलब कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी आएगा, और फिर यहाँ पर एक लोअर लिमिट आएगी। लेकिन आप देखोगे ये कट के ये रिजल्ट अंदर वाला 0 माइनस 0 ही आ जाएगा। अपर लिमिट में जब टाइम 2 ओमेगा साइन 2 में ओमेगा की बताई थी मैंने आपको, 2 पाई अपॉन टी होती है ना। तो 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई बन जाता है, और साइन 4 पाई पे 0 हो जाता है, मतलब रिजल्ट पूरा 0 बन जाएगा। तो तुम अब उस चक्कर में मत पड़ना, और नीचे लोअर लिमिट तो 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। दोबारा से सुन लो, जब आप इस टी के प्लेस पर कैपिटल टी डालोगे, अंदर है साइन 2 ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, और साइन 4 पाई, साइन 2 पाई पे 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, 4 पाई पे 6 पाई पे, तो ये पूरा 0 बनने वाला है। तो इसलिए शॉर्टकट में हमने लिख दिया 0 माइनस 0। तो अल्टीमेटली सारा कैंसिल होकर सिर्फ आपके पास टी बच जाएगा। तो जो हीट प्रोड्यूस हुई, वो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई, ये वो हीट प्रोड्यूस हुई जो एसी ने करी। बाय डेफिनेशन हम कह रहे हैं कि करंट की एक वैल्यू ले लो जिसको हम आरएमएस वैल्यू मान लेंगे, और उतने टाइम के लिए करेंगे, वो भी सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, डीसी में जो हम बात कर रहे थे। तो दोनों को बाय डेफिनेशन, ये बाय डेफिनेशन है कि वो वाली करंट की वैल्यू जो सेम हीट पैदा कर देगी उतने टाइम में, उसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। दोनों को इक्वेट करते हैं, तो आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2 इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल, और अल्टीमेटली तुम्हारे पास आई आर एम एस, या मैं इसको आई वी लिख लेता हूँ शॉर्ट में, वर्चुअल कितना आ गया, वो आ गया आर का, आर कटा यहाँ पर, ओह यहाँ पर आई, आई का स्क्वायर लेना ना, आई का स्क्वायर आर इंटू टी लेना है। तो आई का स्क्वायर आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आई वी तुम्हारे पास आया आई नॉट, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 2, जो अल्टीमेटली आ जाएगा 0.707 ऑफ आई नॉट। तो फाइनली हमने ये देखा कि हाँ, वर्चुअल वैल्यू 70.7% होती है मैक्सिमम वैल्यू की।